हमारे कबीलों के लिए अमन का वक्त आ चुका है। आपका इंसाफ हमें मजबूत करेगा। गुमस्तकीन साहिब, हुकूमत के सरदार के तौर पर मेरा पहला काम डॉन अल्प को लेकर जाना है। सरदार कोरकुत के कातिल बानोजिक का मुकाम मालूम करना है। फिर उसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सजाए मौत दी जाएंगी। मैं उनके जिस्म का गोश्त का कीमा भी नहीं छोड़ूंगा। अर्तुरुल ने सही कहा था। गुमस्तकीन दौआन अल्प को कल मेहमान खाने ले जाएगा। वो लाजमी उस पर तसद्दुद करेगा और यकीनन उसे मार देगा। वो जानता है मैं उसे दौआन अल्प नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खोल रहे हो? हम जा रहे हैं। मुझे क्यों खोला तुमने? और इसके अलावा तुमने मुझसे क्या छुपाया है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कबीले में क्या हो रहा है। क्या आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कह रही हो? बस बस बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में गोंचागुल आयतुल्लाह के बाजू पर पट्टी बांध रही थी। इतने में गुमस्तकीन अंदर दाखिल होता है और पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है आयतुल्लाह? आयतुल्लाह कहती है मैं सल्जान से लड़ाई के दौरान ज़ख्मी हो गई थी भाई। ये सुनते ही गुमस्तकीन कहता है तुम क्या कह रही हो? आयतुल्लाह कहती है बानोजी सल्जान से काला कलर के मुकाम पर मिली है भाई। गुमस्तकीन गुस्से में कहता है यह तुमने कैसे होने दिया आयतुल्लाह? तुमने सिपाहियों को क्यों नहीं बताया? आयतुल्लाह कहती है मैं मजबूर थी भाई। फिर गोंचागुल कहती है बानोजी सल्जान को एक सबूत देने वाली थी जो ये साबित कर देता कि हमने कत्ल की है बाबा। गुमस्तकीन हैरान होकर पूछता है ये सबूत कहाँ से आ गया? गोंचागुल कहती है ये हमें नहीं पता। गुमस्तकीन पूछता है तो बानोजी कहाँ हैं? आयतुल्लाह कहती है वो भाग गई है और वो सबूत अर्तुल को देने वाली है। अब अर्तुल का ज़िंदा रहना हमारे लिए बर्बादी है। दूसरी जानिब हैमा खातून के खेमे में गुमस्तकीन के बारे में मनसूबाबंदी हो रही थी। हैमा खातून कहती है अब से चीज़ें आसान नहीं होंगी अर्तुल। गुमस्तकीन उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक वो तुम्हें मार नहीं देता। अर्तुल कहता है मैंने पहले ही उसे ऐसा करने का मौका दे दिया है वालदा। उसे अब तक पता चल गया होगा कि मैं सबूत लेने के लिए बानोजी के पास जाऊंगा। वो अपने सिपाहियों को लेकर मेरे पीछे आएगा और जब वो मुझे बानोजी के साथ देखेगा तो उसे मौका मिल जाएगा कि मैं एक कातिल की मदद कर रहा हूँ। इस तरह वो मुझे गद्दार करार देकर वहीं कत्ल करेगा और यही मैं चाहता हूँ कि वो मुझ पर वहाँ हमला करे। जिस पर हैमा खातून कहती है तुम इन सिपाहियों को कैसे काबू में करोगे बेटा, जबकि वो सल्जूकी सिपाही गुमस्तकीन के हुक्म पर चलेंगे और अगर किसी सिपाही को कुछ हो गया तो फिर तो तुम्हें आराम से गद्दार करार देंगे और तुम्हें यकीनी तौर पर मौत की सज़ा देंगे। ये सुनकर तोतकीन कहता है आप परेशान ना हो पप्पू, हम अर्तुल को हर वक्त अपनी नज़र में रखेंगे। अर्तुल कहता है हमारे सिपाहियों को कुछ नहीं होगा वालदा। अगर मैंने गुमस्तकीन को काबू न कर सका तो हर चीज़ तबाह हो जाएंगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफ मुझे इस बात का है अल्लाह जानता है कि गुमस्तकीन आज रात क्या करेगा, क्योंकि वह इतनी लंबी रात को आराम से नहीं बैठेगा। मैं आज शाम के खाने पर नहीं आऊँगा, लेकिन आप लोग मेरी आंखें और मेरे कान होंगे। उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ और उसका हर काम हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा होगा। इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखना और हर चीज़ मुझे बताना। इसके बाद रात के वक्त हैमा खातून के खैमे में गुमस्तकीन और तमाम लोगों की दावत शुरू हो जाती है, क्योंकि हैमा खातून ने गुमस्तकीन को सरदार आला बनने पर अपने खैमे में दावत दी थी। गुमस्तकीन कहता है दोनों कबीलों का इत्तेहाद देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब से हम दोनों कबीले एक दूसरे का ताउन करेंगे और पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। हैमा खातून कहती है आप सही कह रहे हो गुमस्तकीन, आपके सरदार आला बनने से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। खाने के दौरान हैमा खातून आयतुल्लाह के हाथ पर पट्टी बंधी हुई देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है आयतुल्लाह? आयतुल्लाह कहती है कुछ नहीं, हल्की सी खराश आ गई है हैमा खातून। फिर गुमस्तकीन कहता है सरदार कोरकुत के कातिलों से हिसाब लेने के बाद मैं करीबी कबीलों में जाऊंगा और वहाँ से वापसी पर मैं अपनी बेटी और गुंदोगदो की शादी करना चाहता हूँ। गुंदोगदो कहता है ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए और यही बेहतर होगा। गुमस्तकीन मुस्कुराता है और कहता है इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी शादी हो जाएंगी। खाने के दौरान तोतकीन और सुमरतकीन लगातार गुमस्तकीन को घूर कर देख रहे थे।
हमारे कबीलों के लिए अमन का वक्त आ चुका है। आपका इंसाफ हमें मजबूत करेगा गुमस्तकीन साहिब। हुकूमत के सरदार के तौर पर मेरा पहला काम दौन अल्प को लेकर जाना है। सरदार कोरकुत की कातिल बानोजीक का मुकाम मालूम करना है। फिर उसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सजाए मौत दी जाएंगी। मैं उनके जिस्म का गोश्त का कीमा भी नहीं छोड़ूंगा। कल सुबह मेरे सिपाही दौन को यहाँ से लेके जाएंगे और उसकी ज़बान खुलवाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे उसका जिस्म काटना पड़े। अब सरदार कोरकुत के कातिलों को ढूंढना और उनसे बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। तो यकीन कहता है, अल्लाह आपको इजाज़त दे। हम नहीं चाहते कि अर्तुल की रुकावटें आपको परेशान करें। आपने हमें एक और तबाही से बचा लिया है गुमस्तकीन। दूसरी तरफ अर्तुल अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तुर्गुत कहता है, यहाँ के लोग हिजरत करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए बेहतर है कि हम अकेले ही यहाँ से बैजेंटीन की सरहद पर चले जाएं। बमसी कहता है, हमारे सिपाही भी इसके लिए राज़ी नहीं हैं। अर्तुल कहता है, यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि वो अमन से रह रहे हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं जानते। कल हम कबीले के इस फितने को ख़त्म कर लें, फिर हम ये मसला जिरगी में लेके जाएंगे। तुर्गुत कहता है, ठीक है भाई, आप ये जान लें कि हम मरते वक्त तक आपके साथ हैं। दूसरी तरफ गुमस्तकीन और आयतुलन दावत खाकर अपने खैमे में पहुंच चुके थे। आयतुलन गुमस्तकीन से कहती है, क्या हमें आज रात ही अर्तुल को मार नहीं देना चाहिए, इससे पहले कि वो कल बानोजीक से मुलाकात करे और सबूत हासिल करे। गुमस्तकीन कहता है, यकीनन मैं उसके खैमे में दाखिल नहीं हो सकता और उसे मार नहीं सकता। अपने आप को संभालो आयतुलन। आयतुलन कहती है, लेकिन एक ज़ख्मी और नाराज़ आदमी तो ये कर सकता है। जिस पर गुमस्तकीन पूछता है, कौन? आयतुलन कहती है, तोतकीन। तोतकीन क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी गोपचे किसी और से प्यार करती है। ये सुनते ही गुमस्तकीन और गोंचागुल मुस्कुराने लगते हैं और उन्हें आयतुलन की शैतानी खोपड़ी का फितना समझ में आ जाता है। दोस्तों, यानी बर्तुल गुंदोगदो के पास पहुंचता है। गुंदोगदो कहता है, अर्तुल ने सही कहा था। गुमस्तकीन दौन अल्प को कल मेहमान खाने ले जाएगा। वो लाजमी उस पर तसद्दुद करेगा और यकीनन उसे मार देगा। वो जानता है मैं उसे दौन अल्प नहीं दूंगा। इसके बाद अर्तुल कहता है, गुमस्तकीन मुझे आपके खिलाफ करना चाहता है क्योंकि आप सिपाहियों के कमांडर हो। इस पर गुंदोगदो कहता है, तो क्या उसका मकसद ये है कि जब तुम दौन को सिपाहियों से छुड़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सिपाहियों के ज़रिए मार देगा? अर्तुल कहता है, नहीं, वो ये साबित करना चाहता है कि मैं कातिलों के साथ ताउन करता हूँ और मैं भी गद्दारी में मुलविस हूँ। वो चाहता है कि मैं दौन को छुड़ाते वक्त उसके सिपाहियों को कत्ल कर दूँ, फिर उसे ये हक हासिल हो जाएगा कि उनके बदले वो मेरा कत्ल कर दें। सुमरतगिन पूछता है, तो फिर तुम क्या करोगे अर्तुल? अर्तुल कहता है, कल हम बिना खून बहाए दौन अल्प को सिपाहियों से छुड़वाएंगे। दूसरी तरफ आयतुलन के बनाए हुए ड्रामे के तहत गोंचागुल रोती हुई तोतकीन के खैमे में दाखिल होती है। तोतकीन उससे पूछता है, क्या हुआ, लेकिन वो रोते हुए दूसरे खैमे में चली जाती है। पीछे से आयतुलन भी आती है। तोतकीन उससे भी पूछता है कि क्या हुआ। आयतुलन कहती है, गोंचागुल को कुछ ऐसी बातें पता चल गई हैं जो उसे पता नहीं चलनी चाहिए थी। ये बातें उसके लिए बहुत बड़ी थी। तोतकीन पूछता है, कौन सी बातें? आयतुलन कहती है कि वो खौफजदा है कि कहीं माजी का सिया साया हमारे ऊपर न गिर जाए। ये कहकर वो अंदर गोंचागुल के पास चली जाती है। फिर तोतकीन को अर्तुगरुल के दिन के वक्त की कही हुई बातें याद आती है कि आज रात वो काफ़ी खौफजदा होंगे और आज रात काफ़ी डरावनी रात है और आज रात वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुमने उनके झूठों और बहतानों और इल्ज़ामों पर यकीन नहीं करना है। इसके बाद तोतकीन आयतुलन के पास जाता है और कहता है कि मैं इस कबीले का सरदार हूँ और मुझे ये जानने का हक़ है कि मेरे कबीले में क्या हो रहा है। आयतुलन कहती है, मेरी ज़बान और मेरा दिल तुम्हें यह सब कुछ बताने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तोतकीन कहता है, आप बातों को गोल गोल मत घुमाओ, जो बात है आप बोल दो। मैं मुश्किलात की वजह से मजबूत हो गया हूँ, आप परेशान ना हो। आयतुलन कहती है, तो फिर तुम्हें यह सब कुछ जान लेना चाहिए जो गोंचागुल ने सुना है। गोपचे अर्तुल से प्यार करती थी, लेकिन अर्तुल की हलीमा सुल्तान के साथ शादी के बाद भी वो अर्तुल को अपने दिल से नहीं निकाल सकी और फिर भी वो तुमसे शादी करना चाहती थी। ये सुनते ही तोतकीन सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहुत हो गया। क्या आपको अंदाज़ा है कि आप क्या कह रही हो? बस बस बस। इतने में बाहर से गोपचे अंदर आने की इजाज़त मांगती है। आयतुलन कहती है, आ जाओ बेटी। गोपचे अंदर आकर कहती है, मैं आपको सब बखैर कहने आई थी वालदा। तोतकीन गुस्से से गोपचे की तरफ देखता है और बाहर चला जाता है। गोपचे हैरान होकर आयतुलन से पूछती है, क्या हुआ है वालदा? आयतुलन कहती है, कुछ नहीं, और सब बखैर कहती है उसे।
फिर गोपचे तोतकिन के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, आपको कोई चीज़ चाहिए हुजूर? तोतकिन कहता है, नहीं, मैं थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। गोपचे कहती है, मैं जानती हूँ कि आपका गम अभी ताज़ा है, लेकिन आप मुझे अपने दिल की बातें बता दें जो आप किसी को नहीं बता सकते। जिस पर तोतकिन गोपचे से कहता है, क्या ये सच है कि तुम माजी में अर्तुल से प्यार करती थी? गोपचे चौंक जाती है। तोतकिन फिर पूछता है, क्या ये सच है गोपचे? गोपचे कहती है, ये सच है। तोतकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, और अर्तुल? गोपचे कहती है, अर्तुल हमेशा मुझे अपनी बहन की तरह समझता था। जब मैंने उसे अपने दिल की बात बताई थी तो उसने मुझे एक भाई की तरह डराया था। फिर अर्तुल ने हलीमा सुल्तान से शादी कर ली, लेकिन फिर भी मैं अर्तुल को अपने दिल से नहीं निकाल सकी। और फिर मुझे आप मिल गए। फिर मुझे पता चला कि प्यार का मतलब क्या होता है। मैं समझ गई कि आप ही वो आदमी हो जिससे मैं प्यार करती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने तक आपसे प्यार करती रहूँगी। मैंने कई दफ़ा सोचा कि मैं आपको सब कुछ बता दूँ, लेकिन मैं डर जाती थी। मुझे डर था कि कहीं आप मुझसे प्यार करना छोड़ ना दो। और इसके अलावा तुमने मुझसे क्या छुपाया है? अगले दिन सुबह के वक्त गुंदोगदो शदीद बुखार में तप रहा था और काँप रहा था। सलजान उसका बुखार कम करने के लिए उसके सर पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी, लेकिन गुंदोगदो शदीद बुखार की वजह से बेहोश था और मसलसल काँप रहा था। फिर सलजान घबराकर हाकिम आर्तो को बुलाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ गुमस्तकीन के कुछ सिपाही दौन के पास पहुंचते हैं और कबीले के सिपाहियों से कहते हैं कि हम इन्हें लेने आए हैं। क्या कर रहे हो? मुझे क्यों खोल रहे हो? हम जा रहे हैं। मुझे क्यों खोला तुमने? इसके बाद सिपाही उसके हाथ बांध देते हैं और उसे पकड़कर वहाँ से चल पड़ते हैं। दौरान अतुल और उसके साथी घोड़ों के पास मौजूद थे और ये सब कुछ देख रहे थे। वंशी छोटे बच्चे तोराली को थपकी देता है। तोराली भागकर दौन के सामने चला जाता है। सिपाही यही समझते हैं कि वो बच्चा उससे मिलना चाहता है। दौन बैठ जाता है। बच्चा उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू पकड़ाता है और उसके कान में कहता है, आप परेशान मत हो, अर्तुल भाई आपको जल्द बचा लेंगे। इसके बाद वो सिपाही दौन को लेकर दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। अर्तुल अपने साथियों से कहता है, चलो भाइयों, अल्लाह हमारी मदद करे। फिर वो भी अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। दौरान गुमस्तकीन का एक सिपाही भी छुपकर उन लोगों को देख रहा था। दूसरी तरफ गोपचे हेमा खातून के पास पहुंचती है और कहती है, तोतकीन को पता चल चुका है कि मैं पहले अर्तुल से प्यार करती थी और मैं जानती हूँ कि अतुलन ने उसके दिमाग में जहर भरा है। हेमा खातून खड़ी होती है और कहती है, तो अतुलन तोतकीन को अर्तुल के खिलाफ करना चाहती है और सच को छुपाना चाहती है, लेकिन अर्तुल ने इस हकीकत से पर्दा उठा दिया है कि अतुलन ने मेरे भाई कोरकोत और उनकी बीवी को कत्ल किया था और तोतकीन ये जानता है। ये सारी बातें सुनकर गोपचे हैरान हो जाती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अफ्तुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। स्टोरी ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इतनी कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को सब भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्यालात करने लगे वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सुल्तान अय्यूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने केराक पर हमले का जो प्लान बनाया है उसमें उसकी दानाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत ज़ाय नहीं करना चाहता। ये खुदा यसू मसीह का ख़ास करम है कि उसके प्लान का इल्म हमें हो गया, वरना वो केराक को लेकर सोबुक जैसे मजबूत दफ़ा के लिए ख़तरा बन सकता था। उन्होंने उसी वक्त सुल्तान अय्यूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फ़ौजों की नकल हरकत और दफ़ा का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान में ये इक़दाम तय पाए। सलेबी अफवाज की मुत्तहदा मरकज़ी कमान सोबुक में ही रहेंगी। रसद गाहें भी वहीं रखी जाएंगी। जंग को सोबुक से ही कंट्रोल किया जाएगा। केराक की किलाबंदी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। कुछ और फ़ौज केराक मुंतकिल कर दी जाएंगी। अय्यूबी को केराक से दूर उसकी अपनी सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा। इस मकसद के लिए ज़्यादा फ़ौज भेजी जाएंगी। इस फ़ौज में घोड़सवार और सुतर सवार ज़्यादा होंगे। कोशिश की जाएंगी कि अय्यूबी की फ़ौज को घेरे में ले लिया जाए। पानी के चश्मों पर पहले ही से कब्ज़ा कर लिया जाए। इन इक़दामात पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद करके अहकामात नाफिज कर दिए गए। हर कोई खुश था। ये पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी का कोई राज कबल अज़ वक्त मालूम हो गया था, वरना उसने सलेबियों को हमेशा
आड़े हाथों ही लिया था। इस पर हैरत का भी इजहार किया गया कि सुल्तान अय्यूबी जैसे आदमी से ये लफ्ज़ सरजद हुई कि इन जासूसों को दूसरे कमरे में बिठाकर, जिन्हें वो रिहा करने का फ़ैसला कर चुका था, ऐसी नाजुक बातें बुलंद आवाज़ से की जो इसे शिकस्त फास से दो चार कर सकती थीं। उन्होंने एक एहतमाम ये भी किया कि फ़्रांस की फ़ौज जो वहाँ से बहुत दूर थी, ये पैगाम भेज दिया कि फ़ला दिन से पहले ऐसे मकाम पर पहुँच जाए जहाँ मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कमक को रोका जा सके। इतने में एक सलेबी अफसर अंदर आया और इंटेलिजेंस के सरबराह के कान में कुछ कहा। इस सरबराह ने सबको बताया कि इन दो में से एक लड़की जो डाकुओं के घेरे में आ गई थी अभी अभी आई है। इतला मिली है कि उसके साथ एक ज़ख्मी मुसलमान मुहाफिज है। आलिम जासूस सबसे पहले कमरे से निकल गया। इसके पीछे दूसरे लोग भी बाहर चले गए। हदीद को लड़की ने बरामदे में लिटा दिया और ख़ुद इसके पास बैठ गई थी। घोड़े की इतनी लंबी सवारी और तेज़ रफ्तारी ने हदीद के ज़ख्म खोल दिए थे। उसका खून जो सुबह बंद हो गया था फिर बहने लगा और इस पर घसी तारी हो रही थी। सलेबी कमांडरों ने हदीद की तरफ कोई तवज्जो न दी, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि डाकुओं का हमला एक ढोंग था। उन्होंने लड़की को हाथों हाथ लिया और इसे अंदर चलने को कहा। वो बड़ी कीमती लड़की थी, लेकिन उसने कहा उस वक्त तक अंदर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया जब तक हदीद की मरहम पट्टी नहीं हो जाती। इंटेलिजेंस का सरबराह, जिसका नाम हरमन था, और वो जर्मनी का रहने वाला था, उसने लड़की को परे ले जाकर कहा, किस साहब के बच्चे की तुम मरहम पट्टी कराना चाहती हो? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बचकर आ गई हो, वरना ये दरिंदे तुम्हें इन वहशियों के हवाले करना चाहते थे जो डाकू बनकर आए थे। ये झूठ है, लड़की ने झिंझलाकर कहा। पहले हमें भी यही शक था, लेकिन इस शख्स ने मेरे सारे शकों को रफ़ा कर दिए। इसने 2 डाकुओं को हलाक करके मुझे बचाया है। और उसने हरमन को सारा वाक़या सुना दिया और ये भी बताया कि यह शख्स इसे बार बार कहता था कि मुझे यहीं मरने दो और तुम चली जाओ। सलेबियों के दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत गहरी उतरी हुई थी कि इतना ज़्यादा अफसरों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि इसकी मरहम पट्टी कर दो। आलिम जासूस तक ने इसकी तरफ तवज्जो न दी। लड़की इनके साथ अंदर नहीं जा रही थी। आखिर किसी ने कहा कि ज़ख्मी को कमरे में ले चलो और फ़ौरन मरहम पट्टी करो। उसे उठाकर ले गए और लड़की अपने अफसरों के साथ चली गई। उसे कहा गया कि वो बयान करे कि किस तरह ज़िंदा बची है। उसने पूरी तफसील से सुना दिया। इस दौरान उसके लिए वही खाना और शराब आ गई। उसने कहा, अगर ज़ख्मी को खाना खिलाया जा चुका है तो मैं खाऊंगी, मैं ज़रा इसे देख आऊँ। वो जाने के लिए उठी। ठहरो लौज़नीना, हरमन ने इसे बड़े रौब से कहा, तुम दूसरी बार सलेब की फ़ौज के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हो। पहले तुम्हें अंदर चलने को कहा गया था तो तुमने ये कहकर इनकार कर दिया था कि पहले ज़ख्मी को उठाओ। अब तुम बिला इजाज़त और बदतमीज़ी से बाहर जा रही हो। ये सब सलेबी फ़ौज के आला अहकाम हैं और यहाँ 2 सलेबी हुक्मरान भी बैठे हुए हैं। जानती हो इस हुक्म अदोली और बदतमीज़ी की क्या सज़ा है? 10 साल सज़ाए कैद। और जब तुम ये हुक्म अदोली दुश्मन के एक मामूली से अहदेदार की खातिर कर रही हो तो तुम्हें सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। क्या सलेबी हुक्मरान और कमांडर इस इंसान को उसका सिला नहीं देगा कि उसने एक तजुर्बाकार जासूसा की जान अपने खतरे में डालकर बचाई है? लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो मेरे दुश्मन की फ़ौज का अहदेदार है, लेकिन मैं दुश्मन इसे उस वक्त कहूँगी जब वो अपनी फ़ौज में वापस चला जाएगा। दुश्मन हर हाल में और हर जगह दुश्मन है, एक सलेबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा। फ़लस्तीन में हमने कितने मुसलमानों को ज़िंदा रहने दिया है, उनकी नस्ल हम क्यों ख़त्म कर रहे हैं? इसलिए कि वो हमारे दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे मज़हब के दुश्मन हैं। दुनिया पर सिर्फ सलेब की हुक्मरानी होंगी। एक ज़ख्मी मुसलमान हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। बैठ जाओ। लड़की बैठ गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह से सोबक में एक नई सरगर्मी शुरू हो गई। ये फ़ौजी नौइयत की सरगर्मी थी। सोबक शहर के लोग इस सरगर्मी से बेनियाज अपने कामकाज में मसरूफ़ होते जा रहे थे। किले से फ़ौजें निकल रही थी, सामान भी उधर उधर किया जा रहा था। बाहर से आने वाली फ़ौज की आर्थिक खेमागाह के लिए जगह खाली कराई जा रही थी। रसद इकट्ठी करने के लिए ऊँटों की कतारें नज़र आ रही थी। फ़ौजी हेडक्वार्टर में भी भाग दौड़ थी। ये सारी तैयारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमला रोकने के लिए की जा रही थी और इन अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया था जो गुज़िश्ता रात के प्लान के मुताबिक दिए गए थे।
हर एक अफसर इस इनफरादी में और इस अफरा तफरी में मसरूफ़ था। चंद एक बड़े अफसर किराक रवाना हो गए थे। सिर्फ एक लड़की थी जो इस सरगर्मी और भाग दौड़ से लाताल्लुक़ थी। ये वही लड़की थी जो ज़ख्मी हदीद को लेकर आई थी। उसके अफसर हरमन ने इसे लोजीना के नाम से पुकारा था। रात उसे कॉन्फ्रेंस के कमरे से आधी रात के बाद फरागत मिली थी। वह जासूसी की खुसूसी शोबे से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए कॉन्फ्रेंस में उसकी ज़रूरत थी। उससे काहिरा के उन अफराद के मुतालिक रिपोर्टें लेनी थी जिनके पास वो जाती रही थी। आधी रात के वक्त आधी रात के बाद नींद और घोड़सवारी की थकन ने उसे निडाल कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के बाद एक अफसर ने उसे कहा था उसे डॉक्टर के हवाले कर दिया गया है। तुम्हें इसकी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी ऐसी है जिसमें ऐसे जज्बात कामयाब नहीं होने दिया करते। और इसके अपने शोबे के बड़े अफसर हरमन ने से कहा था, अगर आज रात मैं ना होता तो कौन, तो रेनाल्डो और गया फ्लोजिना जैसे बादशाह जो किसी को बख्शा नहीं करते तुम्हें कैद में डाल देते। तुम्हारे मुहाफ़िज़ का इंतज़ाम कर दिया गया है और तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम उसे नहीं मिलोगी। क्यों? लोजीना ने हैरत और मायूसी से पूछा। क्या मैं इसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकूँगी? नहीं, हरमन ने जवाब दिया, क्योंकि वो दुश्मन का फ़ौजी है। तुम अपना शोबा जानती हो क्या है। हम तुम्हें इससे मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते। ये तो तुम्हारे फ़न और फ़र्ज़ का तकाज़ा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसके साथ तुम्हारी जज्बाती वाबस्तगी है। तुम्हें दुश्मन के साथ ऐसी वाबस्तगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप मुझे सिर्फ इतना सा यकीन दिलाए कि इसकी मरहम पट्टी हो गई है, लोजीना ने कहा, और इसे सही सलामत वापस भेज दिया जाएगा। लोजीना, हरमन ने झिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। और सुनो, तुम बड़े मुश्किल और ख़तरनाक मिशन से वापस आई हो और तुम्हारा सफ़र ज़्यादा ख़तरनाक था। तुम्हें आराम के लिए 10 दिन की छुट्टी दी जाती है। मुकम्मल आराम करो। ये बातें रात को हुई थीं। वो अपने कमरे में चली गई। जासूस लड़कियों की रिहाइश हाई कमान के हेड क्वार्टर से बहुत दूर थी। इस जैसे आला दर्जे की जासूस लड़कियाँ नहायत अच्छे कमरों में रहती थीं, जहाँ इन्हें शहजादियों जैसी सहूलतें और अय्यासी मैसर थीं। उनकी ड्यूटी ऐसी नहीं थी कि इन्हें मुसलमान मुल्कों में भेजा जाता था, जहाँ पकड़े जाने की सूरत में इन्हें हर किस्म की अजियत और ज़िल्लत में डाला जा सकता था। मौत या सज़ाए मौत तो यकीनी थी। ऐसी ड्यूटी का तकाजा था कि इन लड़कियों को दुनिया की हर आसाइश मुहैया की जाए। लोजीना कमरे में जाते ही सो गई थी। दूसरे दिन इसका जिस्म टूट रहा था। वो उठना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उठी और नाश्ता करके बाहर निकल गई। इसके साथ वाले कमरों की लड़की आ गई। वो उससे काहिरा की बातें सुनना चाहती थी। उसने बहुत ही मुख्तसर सी बात सुनाकर इन्हें टाल दिया और अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि उसकी एक साथी लड़की, जो इसकी हमराज सहेली भी थी, पीछे से जा मिली और पूछा, लोजी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम परेशान हो? ये थकन का असर है या कोई ख़ास वाक़या हो गया है? तुम्हें छुट्टी नहीं मिली? छुट्टी मिल गई है, उसने जवाब दिया। एक ख़ास वाक़या हो गया है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। वो सहेली को साथ लिए एक दरख्त के नीचे जा बैठी और उसे सारा वाक़या कह सुनाया, और इसे अपने अफसरों ने जो धमकियाँ दी थी वो भी सुनाई। और इसने कहा, मैं हदीस से मिलना चाहती हूँ। मुझे डर है कि इसकी मरहम पट्टी नहीं हुई और इसे शहर से निकाल दिया गया है या इसे मरने के लिए किसी कोठरी में बंद कर दिया गया है। तुमने बताया है कि तुम्हें इससे मिलने से मना कर दिया गया है। सहेली ने उसे मशवरा दिया, ये खतरा मोल ना लो। अगर तुम पकड़ी गई तो जानती हो क्या सज़ा है। उस शख्स के लिए मैं सज़ाए मौत भी कबूल कर लूँगी। लोजीना ने कहा, मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ कि उसने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाल ली है। मेरी जान को तो कोई खतरा न था। डाकू मुझे ले भी जाते तो चंद दिन मुझे ख़राब करके किसी अमीर कबीर आदमी के हाथों फरोख्त कर देते। हदीद मेरे इस अंजाम से आगाह था। उसने मेरी इज्जत की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसने मेरी इज्जत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी थी। डाकुओं ने कहा भी था कि लड़कियां हमें दे दो और चले जाओ। वो ये भी जानता था कि मैं पाकबाज लड़की नहीं, मगर उसने मुझे अमानत समझा। तुम इसके लिए जज्बाती हो गई हो। हाँ, लोजीना ने जवाब दिया, मैं जज्बात का इजहार हरमन के आगे नहीं कर सकती थी। अपना दिल तुम्हारे आगे रख सकती हूँ। तुम मेरी सहेली हो
और औरत का दिल रखती हो। हमारी ज़िंदगी क्या है? हम एक खूबसूरत खंजर और मीठा जहर हैं। हमारा जिस्म मर्द की तफरीह और फ़रेब के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये बातें पहले कभी नहीं सोची थी। अपने वजूद को जज्बात से खाली समझा था, मगर इस आदमी के जिस्म को मैंने अपने जिस्म के साथ लगाया तो मेरे वजूद में वो सारे जज्बात बेदार हो गए जो मैं समझती नहीं थी कि मुझ में वो नहीं है। मैं एक ही बार में माँ, बहन, बेटी और किसी को चाहने वाली लड़की बन गई। ये शायद उसका असर था कि अपने आप को मैं बादशाहों के दिलों पर हुक्मरानी करने वाली शहजादी समझती थी। मुझ में इतनी तकरीब कारी डाली गई है कि जाबिर हुक्मरानों को भी उंगलियों पर नचा सकती हूँ, मगर डाकुओं ने मुझे बिकने वाली चीज़ बना दिया है। मुझे इस सतह पर आए जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ रोज़ नए ग्राहकों के हाथ फ़रोख्त होती है या किसी मुसलमान अमीर हाकिम के हाथ फ़रोख्त होकर उसके हरम की लौंडियाँ बन जाती है। इस आदमी ने, जिसका नाम हदीद है, मुझे इस सतह से ऊपर उठा लिया है। जब मेरी इज़्ज़त बचाने के लिए अपना जिस्म वो कटवा रहे थे तो मैं बेकाबू होकर उसे सीने से लगा लिया था। तुम इतनी लंबी बात न करती तो मैं भी जान गई थी कि तुम क्या महसूस कर रही हो, उसकी सहेली ने कहा। लेकिन मैं हकीकत से आगाह करना ज़रूरी समझती हूँ। उसे चले जाना है। तुम इसके साथ नहीं जा सकोगी। अगर वो यहाँ है तो तकलीफ़ में है तो हुक्म है कि तुम इसे नहीं मिल सकती। अगर पकड़ी गई तो अपने साथ उसे भी मरवाऊँगी। तो तुम मेरी मदद करोगी? लोजीना ने मन्नत की। ये मालूम करो कि वो कहाँ है। मुझे सिर्फ ये मालूम हो जाएगा कि वो ठीक है और ठीक हो गया है और तंदुरुस्ती की हालत में चला गया है तो मेरे दिल को चैन आ जाएगा। हाँ, सहेली ने जवाब दिया, मैं ये काम कर सकती हूँ। तुम कमरे में चली जाओ। वो कमरे में चली गई और इसकी सहेली किसी और तरफ निकल गई। काहिरा में भी फ़ौजों की बहुत सरगर्मी थी। फ़ौज की जंगी मस्की कराई जा रही थी। चंद एक दस्ते अलग कर लिए गए थे, इन्हें संजून मारने और थोड़ी देर में दुश्मन की कई ज़्यादा नफरी पर हमला करने और ज़रब लगाओ और भागों की मस्कें इस तरह कराई जा रही थी कि रात को भी दस्ते छावनी से बाहर रहते थे। सुल्तान अय्यूबी ज़ाती तौर पर मस्के देखता था। वो तीसरे चौथे रोज़ कमांडरों और दस्तों के कमांडरों को लेक्चर दिया था और इन्हें मस्कों और खाकों की मदद से जंगी चालें सिखाता था। उसने इस ट्रेनिंग का बुनियादी उसूल ये रखा था कि कम तादाद से दुश्मन का ज़्यादा नुकसान करना, हथियार से ज़्यादा अक्ल का इस्तेमाल करना, आमने सामने के मार्के से गुरेज करना, सामने से हमला ना करना, 10-12 आदमियों से संजून से इतना नुकसान करना जितना 100 आदमी दिन के वक्त 2 मार्के में कर सकते हैं। उसके अलावा वो दुश्मन की किसी किले या शहर को लंबे मुहासरे में रखने के तरीके बताता और किलों की दीवारों पर नकब लगाने के सबक देता था। उसने तमाम ऊँटों, घोड़ों और खच्चरों का मुआयना कर लिया था। कमज़ोर या गैर खुर्दा जानवरों को उसने अलग कर दिया था। हमले की तारीख तय हो चुकी थी। सुल्तान अय्यूबी ने फ़लस्तीन की फ़तह का जो मंसूबा बनाया था उसके पहले ही मरहले में कामयाबी से दाखिल होने की तैयारी ज़ोर शोर से वो कर रहा था। उधर उसे रास्ते ही में रोकने के अहम इंतजाम हो रहे थे। दोनों फ़ौजों की तैयारियाँ ऐसी थीं जैसे एक दूसरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। सलेबियों की तैयारी का दायरा सोबक से लेकर किराक तक और मिस्र की सरहदों तक पहुंच गया था। वो इस वसी दायरे को सुल्तान अय्यूबी के लिए ऐसा फंदा बना रहे थे जिसमें उसके लिए सारी उम्र निकलने का कोई इम्कान नज़र न आता था। उनकी तैयारियां सुल्तान अय्यूबी को इस मंसूबे की रोशनी में हो रही थी जो उन तक कब्ल अज़ वक्त पहुँच गया था। इन वसी तैयारियों के अंदर सोबक में ऐसी सरगर्मी और भी थी जिसका ताल्लुक जंग से नहीं, जज्बात से था, और ये खुफिया सरगर्मी थी। लोजीना अपने कमरे में पड़ी हदीद के लिए बेकरार हो रही थी और उसकी सहेली 2 रोज़ से हदीद को ढूंढ रही थी। वो अफसरों के अस्पताल में भी नहीं था, वो सिपाहियों के अस्पताल में भी नहीं था। वो जासूस लड़की थी। बड़े बड़े अफसर भी इसकी इज्जत करते थे। लोजीना को और हर जासूस लड़की को वहाँ वही अहमियत हासिल थी। इसके बावजूद ये सहेली जिससे भी पूछती कि लोजीना के साथ जो ज़ख्मी मुसलमान आया था वो कहाँ है, तो उसे यही एक जवाब मिलता, मैंने तो उसे नहीं देखा। तीसरे दिन एक अफसर ने इसे राजदारी से बताया कि उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और उसे मुसलमानों के कैंप में भेज दिया गया था। सहेली ने जब यह खबर लोजीना को सुनाई तो इस पर सख्त तारी हो गया। मुसलमानों का कैंप एक खौफनाक जगह थी।
उसमें पहली जंगों के मुसलमान कैदी भी थे, और वो मुसलमान भी जिन्हें किसी जुर्म के बगैर सलेबियों ने अपने मकबूजा इलाकों में पकड़ा था। ये मुसलमान ज़्यादातर इन काफिलों में से पकड़े जाते थे जिन्हें सलेबी लूटते थे। ये कैंप कैद खाना नहीं था, ये जंगी कैद खाना कैंप कहलाता था। ये एक बेगार कैंप था जिसमें कोई ऐसा कड़ा पहरा न था जहाँ जैसा कैद खानों में होता है। इन बदनसीब कैदियों का कोई बाकायदा रिकॉर्ड भी न था। ये लोग मवेशी बना दिए गए थे। जहाँ ज़रूरत होती इनमें से बहुत से आदमी हाँक कर ले जाते और उनसे काम लिया जाता। इन्हें खुराक सिर्फ इतनी सी दी जाती जिससे वो ज़िंदा रह सकते थे। वो खैमों में रहते थे। इनमें जो बीमार पड़ जाता उसका इलाज इसी सूरत में किया जाता कि बीमारी मामूली हो। अगर बीमारी ज़्यादा है और ज़ोर पकड़ लेती तो इसे जहर देकर मार दिया जाता था। ये बदनसीब मुसलमानों का एक गिरोह था जो सिर्फ इस जुर्म की सज़ा भुगत रहा था कि वो मुसलमान हैं। सुल्तान अय्यूबी को इसके जासूसों ने इस बेगार कैंप के मुतालिक खबरें दे रखी थी। हदीद को भी इस कैंप में भेज दिया गया था। लोज़ीना के लिए यह हुक्म था कि इसे ना मिले। हरमन को शक हो गया था कि एक जज्बाती वाबस्तगी है, लेकिन लोज़ीना ने इस हुक्म को कबूल नहीं किया था। उसने जब सुना कि हदीद मुसलमानों के कैंप में है तो इसने सहेली से कहा कि वो इसे आज़ाद कराएंगी। सहेली ने इसकी जज्बाती हालत देखकर मदद का वादा किया और दोनों ने प्लान बना लिया। वो उसी वक्त शहर में और कई एक प्राइवेट डॉक्टर से मिली और उससे कहा कि वो एक ज़ख्मी को ला रही है जिसका इलाज इस शर्त पर करना पड़ेगा कि उसके मुतालिक किसी को ना बताएगा। डॉक्टर ने इस राजदारी की वजह पूछी तो लोज़ीना ने कहा वह एक गरीब सा मुसलमान है जिसने मेरे खावन की बहुत खिदमत की है। वो कहीं लड़ाई झगड़े में ज़ख्मी हो गया है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं, इसलिए कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं करता। क्योंकि यहाँ तमाम डॉक्टर ईसाई है इसलिए वो किसी मुसलमान का इलाज बिला उजरत नहीं करते। राजदारी की दूसरी वजह यह है अगर शहर के नज़्म मुंतज़िम तक ये खबर पहुँच गई कि इन मुसलमानों में जो लड़ाई हुई है तो इसको किसी बहाना बनाकर इन्हें मुसलमानों के कैंप में भेज देगा। इन्हें तो ना चाहिए इस आदमी की खिदमत और इसार का सिला देना चाहती है जो इसने मेरे खावन और ख़ानदान के लिए किया है। मैं इसे रात के वक्त लाऊंगी, बताइए आप कितनी उजरत लेंगे? मैं राजदारी की भी उजरत दूंगी। इस दौरान डॉक्टर इसे सर से पाँव तक देखता रहा। लोज़ीना ने इसे यह नहीं बताया कि वो कौन थी, यही बताया था कि वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने की लड़की है। लड़की का गैर मामूली हुस्न देखकर डॉक्टर जो इज़्ज़त लेना चाहता था उसे वो ज़बान पर नहीं ला रहा था। लोज़ीना इस मैदान और इस फ़न की माहिर थी। वो मर्दों की नज़रें भांप लेती थी। उसने अपने फ़न को इस्तेमाल किया तो डॉक्टर मोम हो गया। लोज़ीना ने सोने के 4 सिक्के इसके आगे रख दिए और जब डॉक्टर ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तुमसे ज़्यादा कीमती कोई सिक्का नहीं, तो लोज़ीना ने मखसूस मुस्कुराहट से कहा आप जो कीमत मांगेंगे दूंगी, मेरा काम कर दें। डॉक्टर ये तो समझ गया कि मामला ख़तरनाक और पुरस्कार मालूम होता है, लेकिन लोज़ीना को देखकर इसने खतरा कबूल कर लिया और कहा ले आओ, आज रात कल रात जब चाहो ले आओ, अगर मैं सोया हुआ मिलूँ तो मुझे जगा लेना। उसने एक हाथ में सोने के सिक्के और दूसरे हाथ में लोज़ीना का हाथ पकड़ लिया। इस मुहिम का सबसे ज़्यादा नाजुक और पुरखतर मसला तो ये था कि हदीद को कैंप से निकाला किस तरह जाए। रात को वहाँ पहरा बराए नाम होता था। इन बदनसीब कैदियों में भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें मशक्क़त पर लगा दिया जाता था और सूरज गुरूब होने के बाद कैंप में लाया जाता। इनकी तादाद 1500 के लगभग थी। लोज़ीना की सहेली के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल कर ली थी, जिनमें एक ये भी थी कि ज़ख्मी और बीमार कैदियों को मामूली से डिस्पेंसरी में हर रोज़ भेजा जाता है। उनके साथ सिर्फ एक पहरेदार होता है। दूसरे दिन लोज़ीना अपनी सहेली के साथ वहाँ पहुँच गई जहाँ मरीज़ कैदियों को ले जाया जाता था। उसे ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। 25-30 मरीज़ों की एक पार्टी नहायत आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी और एक पहरेदार हाथ में लाठी लिए इन्हें मवेशियों की तरह हाँकता चला आ रहा था। जो तेज़ नहीं चल सकते थे वो उन्हें लाठी से ढकेल कर ला रहा था। दोनों लड़कियां आगे चले गई। उनका अंदाज़ा ऐसा था जैसे तमाशा देख रही हो। जब मरीज़ों का टोला उनके करीब से गुजर रहा था तो हर एक को देखने लगी। अचानक लोज़ीना को धचका लगा। हादी जिसे कहर भरी नज़रों से देख रहा था। इससे अच्छी तरह चला नहीं जाता था। इसके चेहरे से वो रौनक और रमक बुझ गई थी जो लोज़ीना ने ज़ख्मी होने से पहले देखी थी। हादिद के कंधे झुक गए थे। उसके कपड़े खून से लाल थे। खून खुश्क हो चुका था। लोज़ीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर हदीद की आंखों में नफ़रत थी। उसने मुंह फेर लिया।
ये मरीज टोला आगे निकल गया तो लोजीना और उसकी सहेली पहरेदार के साथ ऐसे बातें करने लगी जिनमें इन मुसलमान मरीजों के खिलाफ नफरत थी। उन्होंने ज़बान के जादू से पहरेदार को अपना गुरुविदा बना लिया और कहा कि वह ज़रा मजाक इन कैदियों के साथ बात करना चाहती है। डिस्पेंसरी में दूसरे मरीज भी थे। खासा हजूम था। कैदियों को एक तरफ बिठा दिया गया। लोजीना उनके करीब चली गई और उसकी सहेली ने पहरेदार को बातों में उलझा दिया। हदीद दीवार के सहारे बैठ गया था। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। लोजीना ने आँख के सहारे से परे बुलाया और जब इसके करीब गया तो लोजीना ने आहिस्ता से कहा, मुझे हुक्म मिला है कि तुमसे ना मिलूं। बैठ जाओ, हम ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम बातें कर रहे हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारे हुक्म देने वालों पर, हदीद ने नहीं मगर गज़बनाक आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें किसी सिले के लालच में डाकुओं से नहीं बचाया था। वो मेरा फ़र्ज़ था। क्या तुम फ़र्ज़ अदा करने वालों के साथ ये सलूक करते हो? चुप रहो हदीद, लोजीना ने रंजाई आवाज़ में कहा। ये बातें बाद में होंगी। मुझे बताओ कि रात तुम किस जगह होते हो? आज रात तुम्हें वहाँ से निकलना है। हदीद उससे बात भी करना नहीं चाहता था। लोजीना ने उसे आंसुओं से बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि उसे धोखा नहीं दे रही। हदीद ने बताया कि रात को जहाँ सोता है वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, लेकिन निकल कर वो जाएगा कहाँ? उन्होंने जल्दी जल्दी में फ़रार का मंसूबा बना लिया। मुसलमानों का कैंप ऐसी नींद सोया हुआ था जैसे लाशों की बस्ती हो। पहरेदार भी सो गए थे। यहाँ से कोई भी भागा नहीं था। भाग कर कोई जाता भी कहाँ? इसके अलावा पहरेदारों को यह मालूम था कि कोई एक आध भाग भी गया तो कौन जवाब तलबी करेगा। रात का पहला पहर ख़त्म हो गया। फटे पुराने खेमे से एक आदमी पेट के बल रेंगता हुआ खेमों की ओर में वहाँ तक चला गया जहाँ उसे कोई पहरेदार देख नहीं सकता था। आगे से अंधेरों में खजूर का दरख्त नजर आने लगा जहाँ तक उसे पहुँचना था। एक साया सर से पांव तक मोटे कपड़े में लपटा हुआ खड़ा था। रेंगने वाला उठ खड़ा हुआ और खजूर के तने तक पहुँच गया। वो हदीद था। लोजीना उसकी मुंतज़िर थी। तेज़ चल सकोगे? लोजीना ने पूछा। कोशिश करूँगा, हदीद ने जवाब दिया। वो कैंप से दूर निकल गए। आगे वसी इलाका था और गैर आबाद था। मुश्किल ये थी कि हदीद तेज़ चल नहीं सकता था। लोजीना ने सहारा देकर तेज़ चलाने की कोशिश की और उसे जगह बताई और उसे बताया कि उसे कैसे कैसे हुक्म और धमकियाँ मिली है। उसने हदीद की गलत फहमी रफ़ा कर दी। आगे शहर की गलियाँ आ गई और फिर डॉक्टर का घर आ गया। 3-4 बार दस्तक देने से डॉक्टर बाहर आया और इन्हें फ़ौरन अंदर ले गया। तीन चार बार दस्तक देने से डॉक्टर बाहर आया और इन्हें फ़ौरन अंदर ले गया। उसने हदीद के ज़ख़म खोल कर देखे तो कहा, कम से कम 20 रोज़ मरहम पट्टी होंगी। ये सुनकर लोजीना के सामने एक बहुत ही पेचीदा मसला आ गया। वो ये था कि इतने दिन वो हदीद को छुपाएंगी कहाँ? उसे बेकार कैंप में वापस तो नहीं ले जाना था। उसकी अक्ल जवाब दे गई। डॉक्टर मरहम पट्टी कर चुका था तो इसने कहा कि इसे नहायत अच्छी और मकवी ग़िज़ा की ज़रूरत है। लोजीना इसे परे ले गई और कहा, ये जहाँ रहता है वहाँ इसे अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल सकती। मैं घर में इसे अपने पास नहीं रख सकती। आप इसे यहीं रखें और जो चीज़ इसके फ़ायदेमंद हो वो उसे खिलाए। मुझसे आप जितनी कीमत और उजरत मांगेंगे दे दूँगी। डॉक्टर ने जो उजरत बताई वो बहुत ज़्यादा थी। लोजीना ने कम करने को कहा तो डॉक्टर ने कहा, तुम मुझसे बहुत ही ख़तरनाक काम करा रही हो। मैं जानता हूँ कि यह शख्स मुसलमानों के कैंप से लाया गया है और ये मिस्री फ़ौज का सिपाही है। तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक़ है? मुझे मुँह मांगी उजरत दोगी तो तुम्हारा ये राज मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा। मुझे मंजूर है, लोजीना ने कहा। और ये भी सुन लो डॉक्टर, अगर ये राज फास हो गया तो आप ज़िंदा नहीं रहेंगे। डॉक्टर ने हदीद को एक कमरे में लिटा दिया और इसे बताया कि वो ठीक होने तक यहीं रहेगा। उसने अंदर से इसे दूध और फल ला कर दिए और लोजीना को एक और कमरे में लेकर गया। दूसरे दिन लोजीना और उसकी सहेली ने कैंप की जासूसी की। डिस्पेंसरी में गई मरीज़ कैदी वहाँ ले जाए गए थे। दोनों लड़कियों ने पहरेदार के साथ गपशप लगाई और अपने खुसूसी ढंग से बातें करके मालूम कर लिया कि हदीद की गुमशुदगी की वजह से कैंप में कोई तब्दीली नहीं आई और वहाँ कोई हलचल नहीं है। दिन गुजरते गए। डॉक्टर को चूँकि मुँह मांगी कीमत और उजरत मिल रही थी, इसलिए उसने हदीद को छुपाए भी रखा और इसका इलाज पूरी तवज्जो से करता रहा। उसे मकवी ग़िज़ा भी देता रहा। लोजीना शाम के बाद वहाँ जाती, कुछ देर हदीद के साथ बैठती और बहुत देर डॉक्टर के कमरे में गुजारती। इस रोज़मर्रा के मामूल में 20 रोज़ गुजर गए और हदीद के ज़ख़म ठीक होने लगे और उसकी तबीयत भी बहाल हो गई। लोजीना ने डॉक्टर से कहा वो कल रात किसी भी वक्त हदीद को ले जाएंगी।
दूसरे दिन इसने अपनी सहेली को इस्तेमाल किया। छोटे अहदे का एक अफसर इसकी सहेली के पीछे पड़ा रहता था। सहेली ने इस अफसर को झांसा दिया और लोजीना ने इसके ट्रंक से उसकी वर्दी निकाल ली, जो इसने हदीद को पहना दी। घोड़े का इंतज़ाम मुश्किल न था, वो भी हो गया। ये तमाम इसलिए किया जा रहा था कि शहर के इर्द गिर्द मिट्टी की बहुत ऊंची दीवारें थीं। इसके 4 दरवाजे थे जो रात को बंद रहते थे। इन दिनों दिन के वक्त दरवाजे खुले रखे जाते थे, क्योंकि सुल्तान अय्यूबी के आने वाले हमले के लिए फ़ौजों और उनके सामान की आमद रफ्त जारी थी। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले किले के बड़े दरवाजे की तरफ एक सलेबी अफसर घोड़े पर जा रहा था। उसकी कमर से लटकती हुई तलवार मुसलमानों की तरह टेढ़ी नहीं, सीधी थी, और उसका दस्ता सलेब की शक्ल का था। वह हर लिहाज से सलेबी था। दरवाज़ा खुला हुआ था, जिससे ऊँटों का कारवां रसद से लदा हुआ बाहर जा रहा था। जाहिर यही होता था जैसे ये घुड़सवार अफसर इस कारवां के साथ जा रहा हो। वह दरवाजे के पास पहुंचा तो सलेबियों की इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन घोड़े पर सवार दरवाजे में दाखिल हुआ। वो कहीं बाहर से आ रहा था। उसने इस अफसर को देखा और मुस्कुराया, मगर इस अफसर ने मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ना दिया। हरमन चंद कदम अंदर को आया तो इसने घोड़ा रोक लिया। इसे 200-300 कदम दूर लोजीना खड़ी नजर आई। जिसने हरमन को देखा तो वहाँ से तेज़ी से अपने ठिकाने की तरफ चली गई। अली बिन सुफियान की तरह हरमन भी माहिर जासूस और सुहाग रसा था। इसने फ़ौरन घोड़ा दरवाजे की तरफ घुमाया और एड़ लगा दी। वो अपना शक रफा करना चाहता था। इसने घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा दौड़ पड़ा। बाहर जाकर हरमन ने देखा कि जो अफसर इसके पास से गुजरा था वो इतनी दूर निकल गया था कि उसके ताक़ुब में जाना बेकार है। उस घोड़सवार ने दरवाजे से निकलते ही घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तार था। हरमन इसे देखता रहा। वो सहरा की वसत में गुम हो गया। लोजीना ने हदीद को आज़ाद करा के सिला दे दिया था। हरमन ने घोड़ा मोड़ा और तेज़ी से अंदर चला गया। वो सबसे पहले मुसलमानों के कैंप में गया और वहाँ के इंचार्ज से हदीद की निशानियाँ बताकर पूछा कि वो कहाँ है। कुछ पता न चला। जिस खेमे में हदीद को रखा गया था वहाँ के रहने वालों ने बताया कि एक सुबह वह यहाँ से गायब था। वो समझे कि इधर उधर कर दिया गया है। हरमन का शक यकीन में बदल गया। वो हदीद ही था जिसे उसने सलेबी फ़ौज की वर्दी में दरवाजे से निकलते देखा था। वो मस्जिद तफ्तीश से पहले लोजीना के कमरे में गया। वो सर हाथों में थामे रो रही थी। क्या इसे तुमने भगाया है? हरमन ने गरज कर कहा। लोजीना ने आहिस्ता से सर उठाया। हरमन ने कहा, झूठ बोलूँगी तो मैं तफ्तीश करके साबित कर दूंगा कि तुमने इसे फ़रार में मदद की है। आपको तफ्तीश की ज़रूरत है, ना मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है। लोजीना ने कहा, मेरी ज़िंदगी का एक सहाना झूठ और मेरा वजूद खुद एक खूबसूरत धोखा है। मेरी ज़िंदगी एक सहाना झूठ और मेरा वजूद खुद एक खूबसूरत धोखा है। अपनी रूह की निजात के लिए मैं सच बोलकर मर रही हूँ। इसकी आवाज़ में गुनगुनाहट थी जो बढ़ती जा रही थी। वो उठी तो इसकी टांगें लड़खड़ाई। इसके करीब एक गिलास पड़ा था जिसमें चंद कतरे पानी थे। इसने गिलास उठाकर हरमन की तरफ बढ़ाकर कहा, मैं अपने आप को सजाए मौत दे दी है। इस गिलास में पानी के चंद कतरे गवाही देंगे कि मैंने अपने नापाक जिस्म को सजाए मौत इसलिए नहीं दी कि अपनी कौम से गद्दारी की और दुश्मन को कैद से भगाया, बल्कि मेरा जुर्म ये था कि मैं उन इंसानों को धोखा देने गई थी जिनके यहाँ कोई धोखा और फरेब नहीं। उनमें से 4 इंसानों ने मेरी वो इज़्ज़त बचाने के लिए जो मेरे पास थी ही नहीं 10 डाकुओं का मुकाबला किया। फिर एक इंसान ने मुझे अपना जिस्म कटवा कर डाकुओं से छीना। मुझे नेकी और बदी, फितरत और मोहब्बत, नफ़रत का फ़र्क मालूम हो गया है। मैं सच बोलकर मर रही हूँ। ये पुरसुकून मौत है। वो गिरने लगी तो हरमन ने उसके हाथ से गिलास लेकर उसे थाम लिया। लोजीना ने अपने जिस्म को झटका दिया और हरमन के बाजू से निकलकर परे हो गई। ओंघती हुई आवाज़ में बोली, मेरे जिस्म को हाथ न लगाओ, ये अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। इस जहर ने इसमें सच दाखिल कर दिया है। तुम्हें नापाक जिस्म की ज़रूरत है। उसे मैंने भगाया है। इसे मैंने 20 रोज़ छुपाए रखा था। इसे मैंने फ्रेंडेस की वर्दी पहनाकर जो मैंने चुराई थी उसे पहनाकर भगा दिया है। उसे मैंने घोड़ा दिया था। मैं इसके साथ नहीं जा सकती थी। मैं इसके बगैर भी नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने जहर पी लिया। अगर तुम मुझे ना पकड़ लेते तो भी मैं जहर पी लेती। वो पलंग पर लुढ़क गई। हरमन को उसकी आखिरी सरगोशी सुनाई दी। सच बोलकर मरने में कितना सुकून है। उसने आखिरी सांस इस तरह ली जैसे सुकून से आ भरी हो।